हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है आज के पहले लेक्चर में, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ पेपर नंबर 15 डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन का कोर्स डिस्कशन का एक अलग टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ टैक्स के बेसिक्स के बारे में बात करूंगा। देखो, मैं बहुत ज्यादा आराम आराम से तो नहीं करूंगा जैसे इंटरमीडिएट में कराता हूं, बट यस, एक बारी गो थ्रू करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आप फाइनल की क्लासेस लेते हो, आपको अगर बेसिक्स नहीं पता तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मेरा फाइनल की क्लास करते वक्त मैं बेसिक्स की बात जरूर करूंगा और वहां से पॉइंट जरूर उठेगा, इसलिए आपका वो जानना बहुत जरूरी है कि आपने इंटरमीडिएट में क्या पढ़ा था। एक बात हमेशा याद रखें, इंटरमीडिएट का सारा कोर्स आपके लिए रिलेवेंट है फाइनल के लिए। तो कहीं ये ना समझो कि इंटरमीडिएट जो है वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। किसने बोला? इंटरमीडिएट का सारा कोर्स रिलेवेंट है, हर चीज आपको पढ़नी होगी, कोई चीज मिस नहीं करनी। फाइनल के अंदर वो दोबारा आई है। हाँ, उसका टॉपिक का नाम है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, उसी टॉपिक के अंदर सब कुछ होगा, ठीक है। तो आपके लिए कोई भी आपकी इंटर की पढ़ाई बर्बाद नहीं गई, ठीक है। अब हम लोग फाइनल में भी इंटरमीडिएट को दोबारा रिवाइज करेंगे, बट मैं फिलहाल तो आपको टैक्स की इंट्रोडक्शन दूंगा और आगे आने वाले लेक्चर्स में टैक्स रेट्स, और फिर टैक्स रेट्स के बाद मैं इंटरनेशनल टैक्स स्टार्ट कर दूंगा। मैं अभी इनकम टैक्स नहीं कराऊंगा, इनकम टैक्स जो है वो अलग से चलेगा, जिसके अंदर मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी फास्ट फॉरवर्ड मोड में, क्योंकि एग्जाम में चांसेस बहुत ही रेयर है और बट पूछ रहे हैं, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, इनकी मर्जी चलती है, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ सकते, तो सब कुछ करके जाना है। क्या मेरी बात समझ में आई? पीजीबीपी को आराम से करेंगे, रीजन बीइंग कि पीजीबीपी का कंपनी के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है, हम लोग वहां पे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अलावा कैपिटल गेन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है फाइनल्स के लिए, तो हम लोग पीजीबीपी कैपिटल को आराम से करेंगे। बाकी इंटर के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा सा फास्टर वर्जन में होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अभी हम लोग टैक्स के बेसिक के बारे में बात करते हैं। चिंता नहीं करनी है, टेंशन फ्री रहना, ठीक है जी। सीएमए फाइनल का पेपर 15, आओ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा टैक्स इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर है 1, और सबसे पहला मुद्दा तो यही आ जाता है दोस्तों, व्हाट इज टैक्स। और मैं जानता हूं आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, इंटरमीडिएट हम क्वालिफाई करके बैठे हैं और हमें ये नहीं पता होगा। बिल्कुल पता होगा, मैं पूरा विश्वास करता हूं, बट स्टिल एक बारी जनरल भाषा पढ़ लेते हैं, एग्जाम में क्या आ जाए कुछ नहीं पता, चाहे वो एमसीक्यूज में ही आ जाए, इसलिए आपको तैयारी करते वक्त पता होना चाहिए व्हाट इज टैक्स। तो हमें पता है सर, टैक्स एक मैंडेटरी फी है जो गवर्नमेंट लेती ही लेती है, और या तो मैंडेटरी फी बोल लो या चार्ज बोल लो, विच इज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश की गवर्नमेंट लेवी कर रही है। लेवी मतलब चार्ज करना, ये बातें तो आपको पता ही है। चार्ज करना, लेवी करना मतलब चार्ज करना। तो लगा रही है टैक्स गवर्नमेंट, किस पर लगा रही है? इंडिविजुअल पे लगा रही है या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कौन हो सकते हैं? कंपनी, फर्म्स, है ना। ऑर्गेनाइजेशन तो कोई भी हो सकती है। तो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स ले रही है, किस लिए ले रही है? टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करने के ऑब्जेक्टिव से। और उसके बाद उस रेवेन्यू को करेंगे क्या? उस रेवेन्यू को खर्चों के लिए यूज करेंगे। क्या आप ही के पब्लिक फैसिलिटीज के लिए ही तो वो पैसे को यूज करते हैं? यस। तो पब्लिक वर्क सच एज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, डिफेंस, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये सारे वो रीजंस हैं जहां पर हम उस रेवेन्यू को यूटिलाइज करते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी भाषा में, टैक्स एक मैंडेटरी फी है या चार्ज है विच इज लेविड बाय द गवर्नमेंट। किसके लिए, किससे चार्ज किया जाता है? ऑन एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए? टू कलेक्ट रेवेन्यू। और रेवेन्यू से करेंगे क्या? फॉर पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग इट इन एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स किसके लिए? पब्लिक के लिए। और वो पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है? डिफेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी वही जो होता है ना, जब गवर्नमेंट के इंपोर्ट, हमारे देश के इंपोर्ट बहुत ज्यादा है एक्सपोर्ट से, उस वजह से हमारा देना बनता है डेफिसिट, है ना, वो बीओपी कहलाता है। और वो बीओपी की लाइबिलिटी भी हम गवर्नमेंट के टैक्स के कलेक्शन से ही पे ऑफ करते हैं। ओके सर ये बात पता है हमें, कोई बात नहीं, मैंने भी कोई ज्यादा देर नहीं लगाई, आगे बढ़ते हैं। What are the types of taxes? तो सर हमें यह भी पता है, बट कोई बात नहीं, एक बारी और हो जाए। तो बताओ दोस्तों, टैक्सेस के टाइप की अगर हम बात करें तो हमारे देश में दो टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। यस सर, दो, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें पता है सर कि जो डायरेक्ट टैक्स है
ये वो टैक्स है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते किसी ऊपर। अगर आज मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लगा दिया तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप मेरी इनकम टैक्स पे कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना? सो टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। जिसका टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता हम उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में, यस, इनडायरेक्ट टैक्स में जो आपके ग्रुप नंबर 4 में है, पता है ना आपको, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। इसको दोस्तों हम शिफ्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन हम शिफ्ट इसलिए करते हैं ताकि प्रॉफिट कमाएं। बच्चों एक बात बताओ, अगर एक दुकानदार जीएसटी आपसे लेता है और अगर वो लेता है और आप मना कर देते हो, नहीं जी नहीं, हम जीएसटी क्यों दें, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जीएसटी देना आपको जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि अगर वो जीएसटी अपनी जेब से देगा तो वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाने के लिए जीएसटी का बर्डन उसको क्या करना होगा? शिफ्ट करना होगा। क्या ये बात समझ में आती है? सो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। इज दैट क्लियर? तो ये बात तो बहुत बेसिक है। आगे आ जाओ, नंबर 2, इट फॉलोज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि मोर इनकम मोर टैक्स। बोलो यस और नो? ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। बोलो यस और नो? जो जितना ज्यादा रिच होगा वो उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। जबकि अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो ऐसी कोई इनकम से भेदभाव नहीं है। आप अमीर हो या गरीब, टैक्स विल रिमेन सेम। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, हालांकि प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट होता है रिग्रेसिव, बट मैं कंप्लीटली एग्री कभी नहीं करता हूं इस रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट से। मैं कह सकता हूं इट डज नॉट फॉलोज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा सा फास्ट जरूर हूं इन टॉपिक पे क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीजें आप कर चुके हो, हम लोग तो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स और मेरे को पता है कि आप ये सब पढ़ चुके हो। मेरे को थोड़ा सा फास्टर वर्जन में लेके आना है। इज दैट क्लियर? इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग जल्दी जल्दी समझें और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। इट डज नॉट फॉलोज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आप जितने मर्जी अमीर हो, क्या इस प्रोडक्ट पे छुपा हुआ टैक्स, अगर ये पेन है इसमें 5 रुपए का टैक्स है तो टैक्स 5 रुपए का उस अमीर को भी देना है, उस गरीब को भी देना है। बोलो यस और नो? तो इनकम ज्यादा हो या कम हो, टैक्स विल रिमेन सेम। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर देते हैं। और यस, इसमें अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं है। आप अमीर हो तो आपको कंजम्पशन पर एक उतना ही टैक्स पे करना है जितना एक गरीब इंसान पे कर रहा है। तो कोई अमीर और गरीब से कोई लेना देना इसमें नहीं है, जबकि डायरेक्ट टैक्स में है, उसका रिलेशन ही इनकम से है। नंबर तीन, अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स के अंदर इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। बोलो ये बात से एग्री करते हो कि ये इनडायरेक्टली कमोडिटी के प्राइस को इंपैक्ट करता है? जी हां सर, बिल्कुल करते हैं। अब ये देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इनकम टैक्स अगर आज बढ़ जाए, मुझे बताना सारे बच्चे, क्या इनकम टैक्स के रेट बढ़ जाए तो कमोडिटी के प्राइस इंपैक्ट हो सकते हैं? हां, कैसे सर? इनकम टैक्स का रेट अगर बढ़ जाए तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम। आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई तो आप गुड्स की डिमांड कम कर दोगे। कौन से गुड्स की भाई? लग्जरी गुड्स की, नॉर्मल गुड्स की, नेसेसिटी गुड्स की तो नहीं करोगे, बट गुड्स की डिमांड क्या कर दोगे? कम। डिमांड कम हो गई, सप्लाई कांस्टेंट है, क्या करेगा सप्लायर? उसको तो बेचारे को बेचना है ना, तो वो क्या करेगा? सप्लाई उतनी ही चल रही है, डिमांड कम हो चुकी है, अब वो बेचारे को प्राइसेस कम करने पड़ेंगे सो दैट डिमांड क्या हो जाए? इंक्रीज कर जाए और डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके मीट कर जाए, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। यस और नो? तो डिमांड कम हो गई, प्राइसेस कम करने होंगे तो सो दैट डिमांड बढ़ जाए। बोलो यस और नो? तो क्या मैं कह सकता हूं इंक्रीज इन इनकम टैक्स, डिक्रीज इन प्राइस, ये एक इनडायरेक्ट रिलेशन है? हां, इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। दोस्तों
इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के जो मेजर्स होते हैं, उसमें वन ऑफ द मेजर होता है फिस्कल पॉलिसी। अगर आपको याद हो, वो ये फिस्कल पॉलिसी है। इंक्रीज इन इनकम टैक्स से प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके सर, डिक्रीज इन इनकम टैक्स हो जाए तो, अरे बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इनकम टैक्स कम हो गया तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। सर अगर मेरी पावर ज्यादा होगी परचेजिंग की तो मेरी डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लायर क्या करेगा, प्राइसेस को बढ़ा देगा, सो दैट डिमांड और सप्लाई अगेन एक जगह पे जाके मीट करें, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। बच्चों बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मैं सप्लाई मेरी कांस्टेंट ही चल रही है, डिमांड बढ़ती भी गई, मुझे प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जब लिमिटेड सप्लाई होती है मैं तो वो चीज भी महंगी बेचूंगा। बोलो यस और नो। सो यस, इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। नंबर तीन इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, ये बात मानते हो कि नहीं? हां, अगर आज जीएसटी बढ़ गया तो क्या प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे? जी हां। क्यों? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी लगता ही गुड या सर्विस पे है। अगर उसका रेट, अगर जीएसटी का रेट बढ़ गया किसी गुड के ऊपर तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अगर जीएसटी कम तो प्राइसेस भी कम। तो हम कह सकते हैं ना, इट डायरेक्टली इंपैक्ट द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। यस। नंबर 4 में मैं बात करूंगा उस अथॉरिटी की जो दोस्तों डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करता है, यानी सीबीडीटी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हमारे देश में 2 सेंट्रल बोर्ड्स हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है जो डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करता है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स को मैनेज करता है। तो लिखते हैं अथॉरिटी, यहां लिखेंगे सीबीआईसी, फुल फॉर्म पता है ना? नहीं पता तो लिख लो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और डायरेक्ट टैक्सेस के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एग्जांपल में मैं बताने वाला हूं, जैसे कि इनकम टैक्स तो है ही है, हाउस टैक्स भी इसका एग्जांपल है। बोलो यस और नो। हाउस टैक्स, जिसका घर वही टैक्स पे करेगा, बर्डन शिफ्ट तो नहीं कर सकते, नहीं। हाउस टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, ये सारे मेरे एग्जांपल हो गए किसके? डायरेक्ट टैक्सेस के। वेल्थ टैक्स पहले होता था बच्चों, अबॉलिश हो चुका है, गिफ्ट टैक्स के नाम से कोई टैक्स नहीं है अब, तो ये वो टैक्सेस हैं। अगर मैं बात करूं एग्जांपल में इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में बोल सकते हैं जीएसटी पहला, तो क्योंकि जब भी कभी गुड और सर्विस सप्लाई होता है उस पर हमें जीएसटी पे करना पड़ता है, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके सर, इसके अलावा वैट, हालांकि वैट अब जिंदा तो नहीं है, वैट सिर्फ 2 प्रोडक्ट पे लगता है। अब आपको पता होना चाहिए, अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम। तो वैट वैसे जिंदा तो नहीं है, बट यस, एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दो पॉइंट भी आते हैं तो क्या दिक्कत है, लिखो ना, वैट है। कस्टम ड्यूटी लिख सकते हैं, जी हां, कस्टम ड्यूटी लगता है जब भी हम कोई गुड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी जो पे करते हैं, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इसका भी बर्डन मैं शिफ्ट करता हूं दूसरी पार्टी की तरफ। बोलो यस और नो। सो दोस्तों, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस समझ में आता है? मुझे लगता है मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट किया और बड़ी सिंपल से टॉपिक से स्टार्ट किया। ये टॉपिक आपका इंटरमीडिएट का टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी। आगे बढ़ते। सर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा छेड़ रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हर कानून कहां से आया है? संविधान से आया है दोस्तों, संविधान से आया है। जी हां, ये वही संविधान है जो किसने, बताओ किसने इसको पास किया? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। जी हां, संविधान डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, हम 26 जनवरी 1950 हम 26 जनवरी क्यों बनाते हैं? अरे भाई यही तो रीजन है। 26 जनवरी 1950 को संविधान इफेक्टिव हुआ था। हालांकि संविधान इससे पहले कई बार आया, बट मैं बात कर रहा हूं पोस्ट इंडिपेंडेंस। B.R. अंबेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को यह इफेक्टिव कर दिया संविधान, और इसके अंदर वैसे तो कई आर्टिकल्स थे, कई बार डिलीट हुए। अभी करंटली अगर हम बात करें तो कितने आर्टिकल्स हैं? करंटली इसके अंदर 448 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं जल्दी बताओ? 448 आर्टिकल्स हैं। 448 कानून समझ लो, जैसे लॉ में सेक्शंस होते हैं ना, यहां पर आर्टिकल्स बोलते हैं। और इसके अलावा क्या समझना है इसके अंदर? इसके अलावा ये कि इसके अंदर 12 शेड्यूल्स हैं।
कितने स्केड्यूल्स हैं? 12। बच्चों ये स्केड्यूल क्या होते हैं? जैसे समझो किसी भी कानून में अगर हम लोग कोई फॉर्मेट देखते हैं, लिस्ट देखते हैं, कोई स्टेटमेंट देखते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो किसी कानून में सेक्शन में लिखी होती है? नहीं, वो सब एक अटैचमेंट्स होती हैं। कानून की अटैचमेंट्स को हम लोग शेड्यूल बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कंपनीज एक्ट 2013 का बैलेंस शीट फॉर्मेट, ये सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, ये कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में लिखा है। और आपको तो पता ही होगा शेड्यूल 3 हम लोग लिखते हैं ना फॉर्मेट में, क्या लिखते हैं? एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बच्चों इसीलिए शेड्यूल्स यूज होते हैं। ओके, तो 448 कानून और 12 शेड्यूल्स, ये हमारा देश का संविधान। बी आर अंबेडकर जी 26 जनवरी 1950, बहुत ही बढ़िया। तो इन्होंने हमारे देश के संविधान को इज्जत दी और हमारा संविधान जो आज पास हुआ, और आज हम लोग कह सकते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे पास अपने कानून हैं। हाँ, बहुत सारे कानून हमारे देश में कॉपी पेस्ट करके एडिट किए जाते हैं, बट यस, फिर भी बहुत सारे कानून हमारे खुद के भी हैं बनाए हुए। ओके, आगे आ जाते हैं। संविधान के बाद अब संविधान में एक बहुत बड़ा आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगर मैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वो है आर्टिकल 246। और 246 का शेड्यूल 7, ये शेड्यूल 7, अरे सर अभी तो बताया, जितने भी लिस्ट हैं, स्टेटमेंट्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो सब चीजें कहां होती हैं? शेड्यूल्स में। तो आर्टिकल 246 के अंदर शेड्यूल 7 में 3 तरह की लिस्ट बनाई गई। कितने तरह की? 3 तरह की लिस्ट। आओ लिखते हैं। एक हो गई लिस्ट 1, एक हो गई लिस्ट 2, एक हो गई लिस्ट 3। सर आपने ये सब बातें बताई हुई हैं इंटरमीडिएट में। कोई बात नहीं बेटा, एक बारी की और बात है, पढ़ तो लो, थोड़ा सा तो समझ लो। बेसिक्स एक बारी हो जाएंगे ना क्लियर, तो मुझे आगे कोई टॉपिक में पढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी। जिंदगी भर काम आने वाला है अब आगे, ठीक है? पूरी जिंदगी चलाना है आपको टैक्स को। टैक्स से क्या कमाना है? इनकम कमानी है कि नहीं? आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में 3 तरह की लिस्ट होती हैं। 3 तरह की लिस्ट रखी गई। एक, इसका नाम दिया गया यूनियन लिस्ट। एक लिस्ट 2 जिसका नाम दिया गया स्टेट लिस्ट। लिस्ट 3 जिसका नाम दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट। 3 तरह के लिस्ट हो गए, ठीक है जी? 3 तरह के लिस्ट हो गए। अब यूनियन लिस्ट में ऐसे टैक्सेस आ गए, ऐसे कानून डाले गए जिनकी पावर्स, पावर टू लेवी का मतलब बताया था ना, लेवी का मतलब होता है चार्ज करना। पावर टू लेवी किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। और लिस्ट 2 में वो कानून डाले गए जिसकी पावर किसको दी गई? पावर टू लेवी स्टेट गवर्नमेंट। और बच्चों लिस्ट 3 में वो टैक्सेस डाले गए या वो कानून डाले गए, मैं कहूं, जिसकी पावर टू लेवी दोनों को दिया गया, यानी बोथ ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब बताओ इसके अंदर बच्चे जानना चाह रहे हैं सर क्या था इसके अंदर? इसके अंदर बहुत सारे कानून थे। आज कोई भी कानून को ताकत मिली है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भाई मैं आज ये कानून लगा दूंगा, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है मैं ये कानून लगा दूंगा, वो पावर होगी तो लगा रहे हैं, बिना पावर के कोई कानून नहीं लग सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से टैक्स लगाने की या कानून बनाने की पावर थी। कानून तो बहुत सारे हैं, मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ क्या बात कर रहा हूं? टैक्स की। तो बता दो सर कौन से टैक्स के लिए पावर थी? तो लिखते हैं एंट्री नंबर 82, ये था इनकम टैक्स। बच्चों आज सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाता है, पता है क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पावर है। कहां लिखी हुई है वो पावर? एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरी बात समझ में आ रही है? शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 में, आर्टिकल लिस्ट 1 के अंदर एंट्री नंबर इज जस्ट लाइक सीरियल नंबर। तो एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स के बारे में बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पावर है कि वो इनकम टैक्स लगा सकते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो आपको रिवाइज करवा रहा हूं, आपको तो इंटर में पता होना चाहिए ये बात। एंट्री नंबर 83 इज अबाउट कस्टम ड्यूटी। जी हां, कस्टम ड्यूटी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और कस्टम ड्यूटी कब लगती है? बताओ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। बहुत बढ़िया। 84 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। जी हां, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के लिए 84 था। हालांकि 84 एंट्री नंबर अगर हम बात करें
ये तो एलिमिनेट हो गया। जीएसटी जब आया तो ये एलिमिनेट हो गया, बोलो यस और नो। एंट्री नंबर 84, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया। अगर आप इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है, और वो पावर, एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। हालांकि एक्साइज ड्यूटी एलिमिनेट हो गया जब जीएसटी आया था, तो अब एक्साइज ड्यूटी दोस्तों दो प्रोडक्ट पे लगता है। हालांकि आज हमारा ये मुद्दा नहीं है क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं पढ़ रहे हैं, बट स्टिल फिर भी जनरल नॉलेज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आज दो प्रोडक्ट पे लगता है। वो कौन से दो प्रोडक्ट है? पहला टोबैको, दूसरा टोबैको के अलावा पेट्रोलियम आइटम्स। इन दोनों पर आज एक्साइज ड्यूटी लगता है, इसके अलावा किसी प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता। एंट्री नंबर 92A, सेंट्रल सेल्स टैक्स। बच्चों याद होगा इंटरस्टेट सेल में लगता था सीएसटी। क्या सीएसटी आज लगता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म हो गया, जीएसटी जब आया तो एलिमिनेट हो गया, बट सीएसटी आज दो प्रोडक्ट पे अभी भी लगता है। बताओ जनरल नॉलेज के लिए क्या है वो दो? एक अल्कोहलिक लिकर और एक पेट्रोलियम। अगर इनकी इंटरस्टेट सेलिंग होती है तो सीएसटी लगता है, और विद इन द स्टेट सेलिंग होती है तो वैट लगता है। ठीक है, जीएसटी तो बाकी सब प्रोडक्ट पे लगता है, लिकर और पेट्रोल को छोड़ के। ओके, 97 क्या था? टैक्सेस नॉट कवर्ड अंडर एनी लिस्ट। जो टैक्सेस किसी भी लिस्ट में कवर नहीं हुए वो यहां पे आ जाते हैं, और बाद में इसके पावर लेकर पहले सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया? सर्विस टैक्स। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर सर्विस टैक्स के लिए थी तो सही, बट सारी सर्विसेज पे नहीं थी, तो एंट्री नंबर 97 बनाया, जहां पर एक्सक्लूसिव पावर लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगा दिया। एंट्री नंबर 97 में यह बात लिखी है, और वो पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इज दैट क्लियर एवरीवन? फिर आता है पावर टू लेवी स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे कौन से कानून हैं? आओ सर पढ़ते हैं। पावर टू लेवी स्टेट गवर्नमेंट किसके पास है? पावर टू लेवी स्टेट गवर्नमेंट में एंट्री नंबर 51 स्टेट एक्साइज है। जैसे सेंट्रल एक्साइज है ना, वैसे स्टेट एक्साइज है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है सेंट्रल एक्साइज, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है स्टेट एक्साइज। क्या ये जिंदा है टैक्स? हाँ, ये पूरा जिंदा है। स्टेट एक्साइज दोस्तों लगता है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को है, और ये लगाते हैं नशे पर। जितने नशीले पदार्थ हैं हमारे देश में, जैसे कि अफीम, गांजा, अल्कोहलिक लिकर, चरस, ये सब चीजें, इनका नाम है हमारे देश में बोलते हैं अल्कोहलिक लिकर, ठीक है, और ओपियम, नार्कोटिक्स, इंडियन हेम्प, इन सब चीजों पर स्टेट एक्साइज लगता है। बट सर अभी जानकर क्या करोगे? ये तो जनरल नॉलेज वाली बातें हैं। फिर भी मैंने आपको जनरल नॉलेज वाली बात बता रहा हूं, हालांकि मेरा अभी मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। एंट्री नंबर 54 क्या है? वैट। एंट्री नंबर 54 क्या है? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। दोस्तों विद इन द स्टेट अगर सेल होती है तो वैट लगता है, ये बात सबको समझ में आती है। दिल्ली का सेलर, दिल्ली का बायर, क्या लगेगा? वैट। दिल्ली का सेलर, हरियाणा का बायर, क्या लगेगा? सीएसटी। बट ना ही आज सीएसटी लगता है, ना ही आज वैट लगता है। फिर क्यों पढ़ रहे हैं? सर दो प्रोडक्ट हैं जिन पर आज भी वैट लगता है, बताओ कौन कौन से? अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम। ओके, गॉट इट। आगे आ जाओ। लिस्ट नंबर 3, लिस्ट नंबर 3 बात करता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें पावर टू लेवी बोथ गवर्नमेंट्स के पास है, और यहां पर गवर्नमेंट ने बड़ी ही समझदारी से कोई भी टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि अगर टैक्स इंट्रोड्यूस करते तो लड़ाई झगड़े हो जाते सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। बोलो यस और नो? भाई टैक्स रख दिया बीच में, एक तरफ मोदी जी, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर, लड़ाई होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसीलिए कानून ही नहीं रखे, टैक्सेस ही नहीं रखे, तो भाई साहब बाकी कानून रखे। तो सर ये क्यों बनाया गया था? बाकी कानूनों के लिए, जैसे कि सिविल लॉज, जितने सिविलियंस के लिए लॉ बनाए जाते हैं वो सब इधर आते हैं। क्रिमिनल लॉज या क्रिमिनल प्रोसीजर्स, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो पावर टू लेवी दोनों गवर्नमेंट के पास क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज के लिए। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये है आर्टिकल नंबर 246 शेड्यूल 7। 3 तरह की लिस्ट, एक बारी हमें गो थ्रू होना था, मैंने करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। नाउ इनकम टैक्स एक्ट 1961। बच्चों यही तो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा अगला मुद्दा क्या है? सर डायरेक्ट टैक्स का बता दो। मैं डायरेक्ट टैक्स पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा अभी फिलहाल। मैंने आपको बताया था, मैंने अपनी सिलेबस इंट्रोडक्शन वाली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया कि मैं आपका फोकस 40 नंबर पे करूंगा पहले इंटरनेशनल टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मुश्किल नहीं है, बट बहुत वास्ट है, वो पढ़ेंगे। पहले 40 नंबर पक्के करते हैं इंटरनेशनल टैक्स के, और फिर साथ साथ करेंगे डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो मेरी आने वाली कुछ क्लासेस अभी तो टैक्स रेट्स की होंगी, फिर उसके बाद मैं वापस ले आऊंगा किस पर? इंटरनेशनल टैक्स के ऊपर। ठीक है, आओ दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, बट क्या यही एक्ट था? इससे पहले भी कई बार आया, 1922 में भी आया, इससे पहले भी एक्ट आए। इनकम टैक्स एक्ट वो जो थे वो प्री इंडिपेंडेंस थे, कॉलोनियल रूल में थे।
आज हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। ये वो एक्ट है जो 1961 में पास हुआ, बट इफेक्टिव कब से हुआ? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1962। 1/4/1962। सो 1/4/1962 को ये एक्ट क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? बच्चों याद रखना है आपको, इनकम टैक्स में टोटल 298 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 298 सेक्शंस हैं। और कितने स्केड्यूल्स हैं? 14 स्केड्यूल्स हैं। कितने स्केड्यूल्स हैं कानून में? 14 स्केड्यूल्स हैं। 298 सेक्शंस, 14 स्केड्यूल्स। और आपको मैं बता दूं, सेक्शन के आगे सब सेक्शन भी होते हैं, आपको तो पता ही है। सब सेक्शन के आगे क्लॉज भी होते हैं, क्लॉज के आगे सब क्लॉज भी होते हैं, रूल भी होता है, सब रूल भी होता है। पता है ना आपको सबको? ये सारी चीजें होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसेक्शन क्लॉज में क्या फर्क होता है। तो एक बात बड़ी सिंपल सी है, हालांकि मैं ये इंटरमीडिएट में बता देता हूं। सब सेक्शन और क्लॉज में एक छोटा सा फर्क है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार टीचर्स जो हैं सेक्शन के आगे जो ब्रैकेट होते हैं उसको कभी क्लॉज बोल देते हैं और किसी किसी केसेस में उसको सबसेक्शन बोल देते हैं। तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यहां पर क्लॉज लगाएं या सबसेक्शन। तो सबसेक्शन और क्लॉज में क्या अंतर है? सबसेक्शन और क्लॉज में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो सबसेक्शन है बच्चों, इसके आपको अलग से नोट्स भी मिलेंगे, चिंता मत करो। बट अभी हमारा ना ये मुद्दा, मैंने आपको बोला ना इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ाया जाता है, बट ये मुद्दा मेरा ये एक बार है कि मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं अगले टॉपिक पे फटाफट लेके आऊं। इसीलिए मैं ये सारे चीजों को एक बार गो थ्रू करवा रहा हूं। सबसेक्शन में जनरली हम लोग देखते हैं जब कभी कोई पार्ट्स, व्हेन पार्ट्स ऑफ द सेक्शन are interrelated with each other, तो हम उसको बोल देते हैं सबसेक्शन। और अगर मैं क्लॉज की बात करूं, when parts of the sections are independent, मतलब वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम उस केस में क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं क्लॉज। व्हेन पार्ट्स ऑफ द सेक्शंस आर इंडिपेंडेंट एंड आर नॉट रिलेटेड, तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोल देते हैं दोस्तों? क्लॉज। क्या दोनों में फर्क समझ में आया? एक हो गया सबसेक्शन और एक हो गया क्लॉज। सबसेक्शन बोलते हैं व्हेन पार्ट्स ऑफ द सेक्शंस आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, हम उसको सबसेक्शन बोलते हैं। और जब पार्ट्स इंटर रिलेटेड नहीं होते हैं तो हम उसको क्लॉज बोलते हैं। जैसे कि आपने कभी नोटिस किया होगा, टीचर्स बोलते हैं सेक्शन 2 के ब्रैकेट में जो 1, 2, 2, 2, 3, इनको सबको क्या बोला जाता है? क्लॉज। क्यों? क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता ना। अगर मुझसे कोई पूछेगा सेक्शन 2 बता दो, क्या मैं उसको 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5) सब बताऊंगा? बता ही नहीं सकता हूं, क्योंकि उनका आपस में कोई लिंक ही नहीं है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे सेक्शन 5 बता दो, तो मैं उसको 5(1), 5(2), 5(3), 5(4) सारे बताऊंगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये सब बात बताकर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सारे जो पार्ट्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मैंने एक भी पार्ट मिस कर दिया तो वो सेक्शन 5 का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ये बात समझ में आती है? तो यस, बच्चों को कंफ्यूजन होती है सबसेक्शन और क्लॉज में, तो मैंने ये बात भी आपको क्लैरिफाई कर दी कि सबसेक्शंस आर दोस व्हिच आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर और क्लॉज आर दोज विच आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट। समझ गए बात? सो अब बता दो हमारे एक्ट के अंदर कितने सबसेक्शंस, कितने सेक्शंस हैं? सबसेक्शन तो बहुत सारे होंगे, सेक्शंस कितने हैं? 298। और कितने स्केड्यूल्स हैं? 14। सबसेक्शन क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? अच्छा, एक और बात याद रखना है, प्रोवाइजोज एंड एक्सप्लेनेशंस। बच्चों याद रखें, प्रोवाइजोज का मतलब होता है एक्सेप्शंस। कानून में प्रोवाइजोस का मतलब होता है एक्सेप्शंस और एक्सप्लेनेशंस का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन। भाई मैं आगे कानून पढ़ाऊंगा, जगह जगह मैं वर्ड यूज करूंगा, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, पता होनी चाहिए। प्रोवाइजोस आर एक्सेप्शन टू द प्रोविजंस और एक्सप्लेनेशंस आर क्लैरिफिकेशन। कानून के अंदर होती हैं एक्सप्लेनेशंस, होती हैं कानून के अंदर ही, बेयर एक्ट में लिखी होती हैं। वो एक्सप्लेनेशंस क्या है? वो क्लैरिफिकेशंस हैं। ठीक है जी?
तो ये बातें पता होनी चाहिए। ओके सर, डन। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? यस सर। आगे आ जाओ। नाउ इनकम टैक्स एक्ट की हमने बात तो छेड़ ही दी है। अब सर ये बात भी पता होनी चाहिए सर, असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। सर हमें पता है सर, हमें पता है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। सर मुझे पता है कि आप लोग सब पढ़ के आए हो। स्टिल एक बारी और, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं। सर हम तो हर साल इनकम कमाते हैं, ये कैसी बात कर दी आपने? अरे सुनो तो सही, हम हर साल इनकम कमाते हैं बट वो किसी असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर है। कहने का मतलब ये है कि मैंने इनकम कमाई और इनकम कमाने के बाद उसको अगले साल आईटीआर में शो कर दी। शो करते हैं क्यों? ताकि गवर्नमेंट हमारी इनकम को कंप्यूट कर सके, उसको असेस कर सके, टैक्स कैलकुलेट कर सके, मुझे बता सके कि मेरी इनकम पे टैक्स कितना बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो जिस ईयर में हम ये काम करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और उस असेसमेंट ईयर में हम उसको असेसमेंट ईयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस ईयर में हमारी इनकम्स की क्या होती है? असेसमेंट। और वो किस साल की इनकम्स की होती है? प्रीवियस ईयर की इनकम्स की होती है। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो इसलिए प्रीवियस ईयर वो ईयर है, हम लोग अगर मैं समराइज्ड लैंग्वेज में बोल दूं तो प्रीवियस ईयर इज इनकम ईयर। बट डेफिनेशन क्या बोलती है? सेक्शन 2 क्लॉज 34 और उसके बाद सेक्शन नंबर 3 कहता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 34 प्रीवियस ईयर मींस previous year means as defined in सेक्शन नंबर 3। लो जी, बड़ी अजीब बात कर दी। सेक्शन 2 क्लॉज 34 में कहता है प्रीवियस ईयर का मतलब है जो सेक्शन 3 में लिखा है, क्योंकि सेक्शन 3 पहले ही बन चुका था। अब प्रीवियस ईयर के बारे में लिखना तो चाह रहे थे बट लिखते तो क्या लिखते, तो उन्होंने लिखा सेक्शन 3 में लिख तो दिया है। तो आगे लिखा है एज पर सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर which is immediately preceding the assessment year। सो कहता है प्रीवियस ईयर का मतलब है वो फाइनेंशियल ईयर जो कि असेसमेंट ईयर से पिछला साल होता है। बट मैं अगर आपको एक रनिंग भाषा में बताऊं तो प्रीवियस ईयर का क्या मतलब लिखोगे? प्रीवियस ईयर को आप इनकम ईयर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इनकम ईयर। ठीक है। और असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस ईयर में हमारी इनकम्स की असेसमेंट होती है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे सर इनकम टैक्स वालों ने क्या लिखा है, तो असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन उन्होंने लिखी है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 9 में। लिखो एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 9 असेसमेंट ईयर is a period of 12 months commencing from April 1 each। हर साल अप्रैल 1 को हम लोग एक ईयर होता है हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। बट अब तुम बोलोगे सर ये तो बड़ी सिंपल सी साधारण सी भाषा लिखी हुई है। हाँ, लॉ में बड़ी साधारण भाषा लिखी हुई है। बट अगर आप बोलोगे कि सर रनिंग लैंग्वेज में कुछ कोई आसान सी कोई और तरीका बता दो, तो बच्चों ये है टैक्स ईयर। तो याद रखना है असेसमेंट ईयर टैक्स ईयर होता है क्योंकि उस ईयर में हम आईटीआर फाइल करते हैं। उसी साल में हमें अपना टैक्स पता चलता है कि एक्चुअल में टैक्स कितना बनता है, और हम कमाते हैं पिछले साल। उस पिछले साल का डेटा हम असेसमेंट ईयर में देते हैं और उस साल में देते हैं कि पिछले साल में, क्योंकि आपको तो पता ही है आज के टाइम पर हमारी इनकम पे जो टैक्स कट के आता है उसको बोलते हैं टीडीएस। पहले से ही कट के आ जाता है। बट क्या वो ही एग्जैक्टली टैक्स बनता होता है हमारा? नहीं, वो टीडीएस है। टीडीएस के अलग रेट्स हैं, वो हमारे लग तो जाते हैं। बट जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं उसमें हम शो करते हैं। क्या शो करते हैं असेसमेंट ईयर में? असेसमेंट ईयर में हम अपनी जब आईटीआर फाइल करते हैं तो हम उसमें शो करते हैं कि मैंने कितनी इनकम कमाई, कितना मेरा टैक्स बनता था, कितना मेरा टीडीएस कट गया, और अगर मेरा टीडीएस टैक्स से ज्यादा कट गया तो मुझे क्या चाहिए? रिफंड चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? और अगर टीडीएस कम कटा, टैक्स ज्यादा बनता है,
तो मुझे पे करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में? ये सारे प्रोसेस कब होते हैं? असेसमेंट ईयर में। इज दैट क्लियर एवरीवन? और जो ये काम करता है ना, उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। भाई ये सब बातें तो आपको पता होनी चाहिए, हालांकि इसका एक अलग टॉपिक है, मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। असेसिंग ऑफिसर हु कंप्यूट्स इनकम ऑफ असेसी, जो असेसी की इनकम कंप्यूट करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? असेसिंग ऑफिसर। और दोस्तों ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? असेसमेंट। पूरे प्रोसेस को बोलते हैं असेसमेंट। समझ में आया सब बच्चों को? जल्दी जल्दी बताओ। सेक्शन 2 क्लॉज 34 प्रीवियस ईयर का मतलब समझ में आया? प्रीवियस ईयर मींस एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज, सॉरी, एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 3। मैंने ये बात यहां लिख दी है तो कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं। एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 3, एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 3। और फिर सेक्शन नंबर 3 में क्या लिखा है वो मैंने नीचे लिख दिया। ओके डन, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ मैं बहुत जल्द टैक्स रेट्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। बजट 2024 में क्या टैक्स रेट्स हैं पढ़ेंगे। आपको पता है हमारे एग्जाम्स के लिए बजट 2024 है। जी हां, बजट 2024 है। पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले, टैक्स रेट्स को पढ़ने से पहले। सेक्शन 2 क्लॉज 31। सर ये सारी डेफिनेशन बताई जा रही हो तो इंटर में पढ़ी, कोई बात नहीं, क्या हो गया, एक बार और सही। हाँ, इंटरमीडिएट वाली सारे मैंने बोला ना, सब कोर्स एप्लीकेबल है, कोई छोड़ नहीं सकते, बट ये बेसिक्स हैं, ये पढ़ना जरूरी है। सेक्शन 2 क्लॉज 31 कहता है पर्सन कौन होते हैं? पर्सन होते हैं 7 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज? 7, दिमाग में रख लो। पर्सन होते हैं इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर लोकल अथॉरिटी, या फिर एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अगर आप मुझसे पूछो इंडिविजुअल, तो भैया आप, मैं, हम सब क्या है? एक इंडिविजुअल है। हम अपनी इनकम्स पर गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं? टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? चाहे एज अ सैलरीड पर्सन हो, चाहे एज अ हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल मुझे आता हो, चाहे मुझे पेंशन आती हो, चाहे मेरा बिजनेस हो, प्रोप्राइटरशिप, तो मैं कहां पे कवर होऊंगा? इंडिविजुअल कैटेगरी में कवर होऊंगा। बोलो यस और नो। तो इंडिविजुअल अपनी इनकम पे टैक्स देता है, ये पर्सन की डेफिनेशन में क्लैरिफाई कर दिया। एक इंडिविजुअल एक अलग एंटिटी है, उसको अपनी इनकम पे टैक्स देना है। इसके अलावा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, वही दोस्तों जिसका हेड ऑफ द फैमिली का नाम क्या है? कर्ता बोलते हैं। बाय बर्थ ही फैमिली मेंबर के, बाय बर्थ ही आप हिस्सेदार बन जाते हो बिजनेस के। बोलो यस और नो। तो उसी को बोलते हैं एचयूएफ, और उनको भी अपनी इनकम पर क्या देना पड़ता है? टैक्स। इसके बाद आ जाता है कंपनी। कंपनी वो जिसको कंपनीज एक्ट 2013 में क्या कराया गया? रजिस्टर्ड। ठीक है। और इसके बाद आ जाता है फर्म। फर्म वो जो पार्टनरशिप एक्ट में चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, पर वही 2 पार्टनर्स और 2 और मोर पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं, है ना। और उस केस में हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं, और पार्टनरशिप की एक डीड बनती है। बट हाँ, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, क्योंकि दोनों पार्टनरशिप अलाउ होती हैं, उनको अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, इट इंक्लूड्स एलएलपी। फर्म के अंदर एलएलपी भी आती है। फिर आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जब कभी 2 पर्सन, क्या ये हम पर्सन ही पढ़ रहे हैं? हाँ, जब कभी 2 पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल और कंपनी क्या मिलकर काम कर सकते हैं? हाँ, इंडिविजुअल और कंपनी मिलकर एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म कर सकते हैं, एओपी। तो अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन पढ़ते हैं। तो मान लो एक ऋतिक रोशन है और रिलायंस कंपनी है, ये मिलकर काम करना चाहते हैं, एसोसिएट होना चाहते हैं कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव से। जैसे ऑब्जेक्टिव पूरा होगा अलग अलग हो जाएंगे, इन्हीं को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब फिर अगला पॉइंट बोल सकते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, 2 इंडिविजुअल्स मिलकर काम करते हैं फॉर अ कॉमन वेंचर, और जब काम खत्म हो जाता है, ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, उसके बाद वो अलग अलग हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इज दैट क्लियर? लोकल अथॉरिटीज में आ जाती हैं एमसीडी, डीडीए जैसी अथॉरिटीज। और एवरी अदर आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है जो पर्सन किसी भी इन डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं हो रहा, मतलब किसी भी कैटेगरी में कवर नहीं हो रहा, वो यहां आ जाएगा। सर ऐसा कौन है? बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल है? नहीं। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है? नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई कंपनी है? नहीं। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई फर्म है? नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई एसोसिएशन है? नो। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई लोकल अथॉरिटी है? नहीं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है? एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्या है ये? ये भी एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। तो ये कैटेगरीज पता होनी चाहिए। इसी के बाद मैं आपको टैक्स रेट्स बता पाऊंगा, इसीलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया। ठीक है, तो बताओ पर्सन में कौन कौन आते हैं? याद हो जाने चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज 31, पर्सन इंक्लूड्स एवरी इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी,
firm, AOP, BOI, local authorities or every other artificial juridical person. Is that clear everyone? ये साथ आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 31. हम लोग सेक्शन 2 में क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं ना, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस तो पढ़नी है. एक पढ़ी हमने 2.7 असेसी, सॉरी असेसी अभी पढ़नी है ना, असेसी तो हमने पढ़नी है. ओके. 2.9 असेसमेंट ईयर पढ़ लिया. इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ लिया 2 क्लॉज 31 पर्सन, 2 क्लॉज 34 प्रीवियस ईयर और सेक्शन नंबर 3 प्रीवियस ईयर में था. इसके अलावा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे डेफिनेशन, और वो है दोस्तों असेसी, सेक्शन 2 क्लॉज 7. सर असेसी तो पता है हमें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. एक बारी और गो थ्रू. असेसी वो पर्सन है हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स या इंटरेस्ट या पेनल्टी एक्सेट्रा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. कोई भी ऐसा पर्सन जब उसको लायबिलिटी हो उसके ऊपर, क्या इनकम टैक्स पे करने की, इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करने की अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, हम उसको बोलते हैं असेसी. दोस्तों मानो मेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो, 5 लाख नहीं, न्यू रिजीम की बात करें, चलो 10 लाख रुपए की इनकम है मेरी. अब मुझे बताओ 10 लाख रुपए की इनकम है, मेरा टैक्स बनता है, मेरा टैक्स बनता है, तो क्या मैं असेसी नहीं हुआ? है, असेसी हूं. अगर मैं लायबल हूं इनकम टैक्स पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो मैं असेसी हूं. समझ गए बात? कोई बताएगा नहीं, कोई मैसेज नहीं आएगा आपको, आपको पता होना चाहिए कि आप असेसी हो. ओके. कह रहे असेसी के अंदर और क्या आते हैं? कह रहे इट इंक्लूड्स एनी पर्सन अगेंस्ट होम इनकम टैक्स प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड. एक बंदा जिसने आज तक कभी रिटर्न नहीं भरी, कभी इनकम नहीं बताई, बट वो ब्लैक मनी कमाता था, छापा पड़ा उसके घर पे, पता चला ढेरों इनकम कमाई है. मुझे बताओ इनकम टैक्स के प्रोसीडिंग्स क्या हो गए? इनिशिएट. आया ना, इनकम टैक्स के प्रोसीडिंग्स क्या हो गए? इनिशिएट. जब प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाए हम उसको क्या बोलेंगे? असेसी. ठीक है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? असेसी. आज तक उसने टैक्स नहीं भरा, वो असेसी था, डिक्लेयर ही नहीं किया. इज दैट क्लियर? बट इनकम टैक्स के प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गए तो वो क्या माना गया? असेसी. नंबर 2, कोई भी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी. डीम्ड टू बी असेसी का मतलब मान लिया जाए कि वो असेसी है. डीम्ड टू बी असेसी का मतलब मान लिया जाए कि वो असेसी है. ओके. जैसे कि कोई पर्सन है जो बहुत पैसा कमाता है और उसकी डेथ हो जाती है. बहुत पैसा कमाया, डेथ हो गई. सारे बच्चे बताओ, अगर वो कमाया और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है तो क्या टैक्स नहीं जाएगा? जाएगा ना, जाएगा. कौन देगा? उसका रिप्रेजेंटेटिव देगा, है ना. किसी के फादर फॉर एग्जांपल डेथ हो जाती है तो उन्होंने जो इनकम होगी उस पर गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा? उसके रिप्रेजेंटेटिव्स देंगे. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डीम्ड असेसी. क्या बोल सकते हैं? डीम्ड असेसी. एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट. कोई नॉन रेजिडेंट है, पैसा कमा के कहां चला गया? इंडिया से बाहर, तो क्या गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा? देगा. कौन देगा उसकी जगह पर? नॉन रेजिडेंट तो नहीं देगा, उसकी जगह पे कौन देगा? एजेंट देगा. क्या देगा? एजेंट देगा टैक्स. इज दैट क्लियर एवरीवन? इसी तरीके से कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जो खूब डोनेशंस रिसीव कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई इनकम बनती है, कोई टैक्स बनता है, तो कौन बनेगा? ट्रस्टी भरेगा. जैसे बीइंग ह्यूमन के लिए कौन करे जिम्मेदारी लेगा? सलमान खान. ठीक है. पतंजलि के लिए कौन लेगा? बाबा रामदेव. इज दैट क्लियर एवरीवन? नंबर 3, अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट. इन डिफॉल्ट का मतलब यह है कि आप असेसी मान लिए जा रहे हो बिकॉज ऑफ द एनी डिफॉल्ट. जैसे कि मान लो, आपको तो पता ही है ना कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब सैलरी देता है तो टीडीएस काट के देता है, और अगर उसने टीडीएस नहीं काटा तो गलती किसकी? सारे बच्चे बताओ, गलती किसकी? एम्प्लॉयर की. तो ये क्या हो जाएगा? डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट. अच्छा, एम्प्लॉयर डीम्ड असेसी बन जाएगा. मतलब क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी तो एम्प्लॉयर की थी ना टीडीएस काटने की. टीडीएस काट लिया, जमा नहीं कराया, क्या यहां पर भी गलती किसकी? एम्प्लॉयर की. कह रहा है दो काम करने हैं एम्प्लॉयर को. टीडीएस काटना है सैलरी देते वक्त, और काट के जमा भी कराना है. और अगर काट लिया, जमा नहीं कराया, या काटा ही नहीं, दोनों ही डिफॉल्ट्स के सिनारियोज में एम्प्लॉयर को ही क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट. इज दैट क्लियर एवरीवन? तो असेसी बता दो कितने? सेक्शन नंबर 2.7 क्या कहता है? असेसी मींस अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट. इसके अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं. पहली, अ पर्सन against whom income tax proceedings has been initiated. Number 2, a person who is deemed to be assessee. Number 3, a person who is deemed to be assessee in default. Examples के साथ आप इसको तैयार करना. ठीक है, एक एक चीज पढ़नी है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है. Is that clear everyone? समझ में आया? ठीक है जी.
अब अगली क्लास के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टैक्स रेट्स। तो अगली कंटेंट के लिए रेडी रहना, टैक्स रेट्स आने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। लाइक करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।